नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके नोट्स के साथ अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अनुच्छेद का चर्चा किया था, तो मैं आशा करता हूं कि आपने पिछला वीडियो भी रिवाइज़ कर लिया होगा और उसी रिवीजन के बाद चलिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अनुसूचियों के बारे में। हमारे संविधान में कुछ अनुसूचियां हैं, जो कुछ शेड्यूल दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी चर्चा करेंगे। और जिसकी वर्तमान में जो संख्या है वह 12 है और मूल संविधान जब संविधान बनाया गया था उस समय 8 थी। तो अनुसूचियों की चर्चा से पहले आप एक बार जो पिछले वीडियो में मैंने अनुच्छेद का चर्चा किया था उसमें जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे वो ज़रूर एक बार आप गो थ्रू कर लें, जिससे आपको अनुसूचियों की पकड़ में आसानी मिलेगी या सहयोग होगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, चूँकि ये रिवाइज़ के तौर पर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आपकी तैयारी में एक स्पीड आए और आप जल्दी से जल्दी मतलब हर चीज़ को कवर कर सकें। तो ये जो मेरी वीडियो है इसे आप चाहें तो एक स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, 1.5 या 1.25 जो भी स्पीड में आप अपना सहूलियत महसूस करते हो उसके अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का जो कंटेंट है, अनुसूचियाँ जो शेड्यूल है हमारे संविधान में उसकी चर्चा करते हैं। पहले नोट्स हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो आए हुए प्रश्न हैं पिछले कुछ एग्ज़ाम में, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी फॉर आवर ड्रीम। आइए देखिए, आज अनुसूचियों में इसका नोट्स पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और शुरू में 8 थीं जब संविधान का निर्माण हुआ था। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, इस तरह से जितने भी अनुसूचियाँ हैं उसमें क्या सब्जेक्ट है उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो आइए पहला जो अनुसूची है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें क्या चर्चा है, तो राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में चर्चा होती है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र की। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन व भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया जाता है। दूसरी अनुसूची में क्या चर्चा की जाती है, पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते व पेंशन आदि का उल्लेख किया जाता है। तीसरा अनुसूची में देखेंगे, तीसरा अनुसूची में क्या है, तो पदाधिकारियों को शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी अनुसूची में क्या है, भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। पाँचवीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। साथ ही पाँचवीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची देखेंगे, छठवीं अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। सातवीं अनुसूची में क्या है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सातवीं अनुसूची, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। देखिए जैसे कि मैंने आर्टिकल्स के को बताया कि आप एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। और उसके साथ साथ ये जो समवर्ती सूची का कंसेप्ट है वो मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और देखिए, ये जो केंद्र व राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, इसमें 3 सूचियाँ होती हैं। पहला संघ सूची, जिसमें संघ अर्थात केंद्र सरकार ही कुछ नियम बना सकती हैं। राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार कुछ नियम बना सकती है। समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के समन्वय के साथ जो भी सब्जेक्ट है उस पर नियम बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हर एक सूची में कुछ विषय हैं उसकी चर्चा कर लें। संघ सूची में कुल 97 विषयों पर वर्तमान की में गणना की दृष्टि से 98 है का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। संघ सूची में 97 विषय और वर्तमान में गणना की दृष्टि से 98 है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, अर्थात केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में 66 विषय हैं और वर्तमान में गणना की दृष्टि से 59 है, जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ राज्य सरकार को ही है। समवर्ती सूची में कुल 47, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार, देखिए कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है। पुलिस,
लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि, इसके अलावा भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। साथ ही साथ यहाँ और देखिए रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं। देखिए ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना होगा कि आप जो भी चीज़ डिस्कस करते हैं या जो भी आप आए दिन देखते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो सभी चीज़। अब जैसे हम डिस्कस करेंगे शिक्षा, तो शिक्षा की चर्चा अगर करें तो ये देखिए जितना राज्य के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये जो कॉमन जो चीज़ है वो समवर्ती सूची में आएगी, तो उसकी भी चर्चा कर ले। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक जो है, गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। तो समवर्ती सूची क्या है? जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही नियम बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची में ये सभी सब्जेक्ट आते हैं। चलिए इससे पहले कि मैं 8वीं अनुसूची में बढ़ूँ उससे पहले एक बार और आपको रिवाइज करवा दूँ ये 3 जो सूची हैं उसमें क्या क्या कानून बनाने का अधिकार आता है उसके अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर जो था संघ सूची में 97 विषय थे, गणना की दृष्टि से 98 थी, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में 66 विषय हैं और गणना की दृष्टि से 59 है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। समवर्ती सूची अर्थात जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कुछ कानून बनाए जा सकते हैं, उसमें 47 विषय हैं और गणना की दृष्टि से 52 हैं। तो इसमें देखिए राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची में क्या क्या आते हैं। तो देखिए पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। अब देखेंगे संघ सूची के विषय क्या हैं। तो रेडियो टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर इत्यादि संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। किसमें? 8वीं अनुसूची में सॉरी, इसमें मूलतः 14 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें मूलतः 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में 1967 में सिंधी को 21वीं संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें मतलब 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूचित में शामिल किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 8वां अनुसूची। इसे मैं फिर से पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसमें मुख्यतः 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 2003 द्वारा 8वीं अनुसूचित में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची की चर्चा करेंगे। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। 9वीं अनुसूची में क्या है, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम हैं, 282 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। ये क्या है, 10वीं, 10 से 10, 10 से दल, ये याद रखिएगा। इस तरह से एक छोटा सा ट्रिक कि 10वीं अनुसूची क्या है, दल परिवर्तन, मतलब दल बदल जो ये है
उसके अंतर्गत वो 10वीं अनुसूची में आती हैं। तो दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध, तो इसमें देखिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में ये शामिल किया गया 10वां अनुसूची दल बदल अधिनियम। आगे हम लोग बढ़ेंगे 11वीं अनुसूची, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पंचायत जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40 के तहत। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ये संविधान में शामिल हुआ। 11वां अनुसूची पंचायत के अधिकार और प्राधिकार तथा दायित्व के बारे में उपबंध है इसमें। 73वें संविधान संशोधन के 1992 द्वारा संविधान में शामिल हुआ। इस अनुसूची में पंचायती राज्य से संबंधित 29 विषय हैं। इस अनुसूची में पंचायती राज्य से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची हम लोग देखेंगे नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व से इसकी संबंध है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। पंचायती में कितने थे, 29, और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार की चर्चा है उसमें 18 विषय हैं। चलिए अब इन सबों जो नोट्स में हमने पढ़ा उसके आधार पर कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं, कितनी हैं, 12। अभी मैंने बताया था जब जो मूल संविधान था उसमें 8 था और अभी बढ़कर 12 हो गई है। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में है, देखिए वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1990 में था और 2010 में भी रिपीट हुआ। कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये क्या सही है, गलत। 395 और गणना की दृष्टि से 465 याद रखेंगे। भारत में के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। हाँ, ये सही है। तो यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल 3। IAS प्री एग्जामिनेशन 2005 में पूछा गया है। इसका व्याख्या फिर से हम लोग देख लेंगे कि भारत के संविधान के क्रमांक अनुसार कुल भाग 22 हैं और गणना के अनुसार कुल 25 हैं, एवं क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद 395 है, गणना के अनुसार 465 है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को संविधान संशोधन अधिनियम क्रमशः पहले 52वें, 52वां, 73वां, 74वें द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो देखिए इसका जो ये है इसका एक्सप्लेनेशन ही मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आंसर मार्क करने जैसा डायरेक्ट कुछ है नहीं। देखिए पहली अनुसूची क्या है, ये राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार का ब्यौरा देता है, पहला अनुसूची। दूसरा अनुसूची क्या है, दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में बताती है। तीसरा जो है वो शपथ के बारे में। चौथा जो है वो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बताती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 4, तो इसका जो आंसर है वो ए होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो अनुसूची जो पहला अनुसूची है वो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र या विस्तार का ब्यौरा देती है। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। इसमें है कि यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? सिंपल जो अभी हमने डिस्कस किया, पहला जो है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व उनके राज्य क्षेत्र या विस्तार का ब्यौरा की बात करता है। राज्य क्षेत्र का अगर विस्तार करना हो या जो भी नए राज्य की चर्चा हो या सृजन हो तो पहली अनुसूची इसके अंतर्गत आएगी। चलिए प्रश्न संख्या 5 हमने देख लिया। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में क्या है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या है?
या वो क्या विवेचित करती है। तो देखिए, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को बताती है। देखिए, अभी हमने जस्ट ये क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने चर्चा किया था, चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में सीटों का, स्थानों का आवंटन, ये किसके द्वारा होते हैं, चौथी अनुसूची द्वारा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है। पहला, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ठीक है, ये तृतीय अनुसूची में शपथ जो है वो सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप एकदम सही है। फिर तीसरा देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ नहीं, ये गलत है। भारत का राष्ट्रपति 61 आर्टिकल 61 के अंतर्गत ये आता है और इसमें भारत के राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये सही है, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पर एक चीज़ मॉडिफाई करना चाहूँगा। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है वो आर्टिकल 60 के तहत ली जाती है और 61 के तहत आपका जो महाभियोग लगाया जाता है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये खैर कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे की जो प्रश्न, ये चौथा जो पॉइंट है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप जो है वो भी शामिल होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। देखिए कौन कौन से जो पार्ट हैं उनके शपथ की चर्चा होती है वो देखिएगा। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, न कि तृतीय अनुसूची में। ये चीज़ बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग अब प्रश्न 8 की चर्चा करेंगे। प्रश्न 8 में क्या है कि सूची 1 को 2 से मिलाइए। चलिए इसमें क्या क्या है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कि ये सूची है संविधान की और इधर विषय दिए गए हैं। तो आइए इसके हम लोग नोट से ही डायरेक्ट चर्चा कर लें ताकि हमारा जो समय है वो बच सके। देखिए यहाँ पर दिया गया है चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम, नवम। तो चतुर्थ जो अनुसूची है उसका विषय है, अभी मैंने जस्ट ही बताया था कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। षष्ठम जो 6th ये शेड्यूल है उसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। अष्टम में क्या है, 8वां में भाषाएं हैं। नवम में क्या है, भूमि सुधार अधिनियम है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। इसमें भी सूची मिलाना है तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, इसका भी चर्चा हम लोग डायरेक्ट देख लें इसके व्याख्या से। 7वीं अनुसूची में क्या है, विधायी शक्तियों का विवरण। 8वीं में क्या है, भाषाएं हैं, ठीक है, जिसमें 22 भाषाओं की चर्चा है। 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण या फिर भूमि सुधार जो ये है अधिनियम वो भी आते हैं इसमें। और उसके साथ साथ 10वीं अनुसूची में का मैंने बताया था कि 10 से 10 और 10 से दल बदल जो अधिनियम था वो इसी अनुसूची के अंतर्गत आता है। दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता, ये 10वीं अनुसूची में आती है। प्रश्न संख्या 10 देख लेंगे अब हम लोग, इसमें भी वही सूची मिलानी है। 7वीं अनुसूची में क्या आता है, 8वीं में क्या आता है, 9वीं में क्या आता है, 10वीं में। तो चलिए इसकी भी हम लोग डायरेक्ट चर्चा देख लेंगे ताकि हमारा जो टाइम है थोड़ा वो बच सके। खैर यहाँ पर चर्चा में कुछ वैसी खास दी हुई नहीं है तो मैं यहाँ पर ही मैं बता दूँ कि इसमें जो है 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची आपका संघ एवं राज्य तथा समवर्ती सूचियों से रिलेटेड है। और 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से रिलेटेड है, 22 भाषाएं जो थी। 9वीं अनुसूची देखिए सेम ही क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। 9वीं अनुसूची जो है वो कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण या फिर मैंने बताया था भूमि सुधार अधिनियम। 10वीं अनुसूची का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 10 से 10 और 10 से दल बदल अधिनियम
या फिर दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। ये इस तरह से प्रश्न संख्या 10 हमने कंप्लीट किया। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, ये देखिए हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इसका हम लोग व्याख्या देख लेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 9वीं इसमें जो अनुसूची है उसका प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इस संशोधन के अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 का खा के माध्यम से किया गया है। 31 का बी जो है, इसका मुख्य उद्देश्य, देखिए ये अनुच्छेद 31 का खा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि 9वीं अनुसूची का चर्चा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देख लेंगे, तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्य में भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1951 प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि इससे पहले जो मूल संविधान थे उसमें 8 ही अनुसूचियाँ थी। तो 9वां अनुसूची 1951 के प्रथम संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 का खा के माध्यम से किया गया था। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। किसमें? 9वीं अनुसूची में। वही प्रश्न को थोड़ा घुमाकर पूछ दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में विचार कीजिए, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान को की 9वीं, और दूसरा पॉइंट देखेंगे 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं। तो उपयुक्त कथन में से सही है, तो उपयुक्त कथन में से केवल 1 सही है, अर्थात 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं, यहाँ पर हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे। प्रश्न संख्या 13 की, भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 का क और 31 का ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशयित हो। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 का ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आईएर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वें अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे, 1973 केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 एवं 19 में प्रतिबिंबित मतलब जो उसका इमेज है वो संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथनों में केवल एक सही है और किंतु 2 सही नहीं है। केवल एक जो था वो क्या था, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर सकती है। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? देखिए अभी हमने पढ़ा ये कोएल्हो केस, जस्ट ऊपर में देख लीजिए ये, तो किस अनुसूची से संबंधित है? अभी हमने साफ साफ यही चीज़ डिस्कस किया है, ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग मिलान करेंगे इसमें। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, किसमें कितनी सब्जेक्ट हैं वो चीज़ के बारे में। संघीय सूची में कितनी है?
याद करेंगे 97, और आपका राज्य सूची में कितनी है 66, समवर्ती सूची में कितने हैं 47 प्रविष्टियाँ। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। संघीय सूची में 97 है, राज्य सूची में 66 है, समवर्ती सूची में 47 है। और वर्तमान में गणना के अनुसार संघीय सूची में 98 है, राज्य सूची में 59 है और समवर्ती सूची में 52 है। इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 15 कंप्लीट किया करते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर आते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना का विषय किसके अंतर्गत आता है? तो ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, क्योंकि आर्थिक योजना ये सिर्फ केंद्र का दायित्व तो नहीं है या फिर सिर्फ राज्य का दायित्व तो नहीं है, ये दोनों का दायित्व है। केंद्र और राज्य दोनों ही इस आर्थिक योजना को बनाएंगे, तभी देश का विकास हो पाएगा। अतः यहाँ पर आप अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आर्थिक योजना जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 और आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती हैं। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। प्रश्न संख्या 17 देखिए, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित किया गया है? फिर से वही क्वेश्चन, समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। 18वां प्रश्न देखेंगे, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ये भी देखिए समवर्ती सूची में, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिस राज्य ही ध्यान देंगे। इसमें क्या है, राज्य और संघ दोनों को ध्यान देना होगा। तो जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लिखित है। प्रश्न संख्या 19 में जाने से पहले मैं फिर से एक छोटा सा इसका रिवाइज कर दूं कि जानवरों के प्रति जो क्रूरता है वो समवर्ती सूची प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये प्रविष्ट की गई है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस बताइए, आपराधिक मामले, विदेशी मामले और रेडियो और टेलीविज़न। सिंपल, यहाँ पर देखिए जो आपराधिक मामले हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत हैं, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिसमें राज्य और संघ दोनों का ही भागीदारी आवश्यक है। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस राज्य सूची और विदेशी मामले और रेडियो टेलीविज़न जैसे प्रसारण संघ सूची में हैं, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। आपराधिक मामले जो हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है? भारत के संविधान के समवर्ती सूची में है कौन सा मद? तो ये हम लोग चर्चा करने से पहले इसकी व्याख्या भी देख लें। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची में है, लेकिन इसकी व्याख्या भी देख लें कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निख्यात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का है, ठीक है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है द्वितीय अनुसूची गलत, ये हमारा चौथी अनुसूची के अंतर्गत होता है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। दल बदल विरोधी 10 दल 10 10, ये तो मैंने बता ही दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर जो गलत है वो सी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या भी देख लें। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्ट 6 के अंतर्गत आती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। जनगणना 7वीं अनुसूची के संघ सूची में है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है चौथी अनुसूची में है। दल बदल 10वीं अनुसूची में है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? देखिए शिक्षा, मैंने पहले भी बताया था, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा शिक्षा। भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है।
प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि हम लोग यहाँ पढ़ा था। ठीक है, शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 द्वारा। आइए अब हम लोग देखेंगे 24वां नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची के समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? इसका आंसर 42वां होगा। ये भी ध्यान से देखेंगे। भारत के मूल संविधान में वन जो फॉरेस्ट थी वो 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची के रूप में स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 का क के तहत अंतः स्थापित किया गया था। इसमें हमने पिछला प्रश्न में हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा था जो कि 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। उसके साथ साथ जो वन है, वन 7वीं अनुसूची के तहत ही राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में 17 का क के तहत अंतः स्थापित कर दिया गया। आइए प्रश्न संख्या 25 देखें। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित जो सूची है उसके बारे में। वन जो है अभी हमने डिस्कस किया समवर्ती सूची। शेयर बाजार जो है वो आपका हो जाएगा संघीय सूची। डाकघर और बचत जो है ये भी संघीय सूची। और जन स्वास्थ्य जो है हाँ अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान देंगे कि इसका जो प्रश्न है यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देंगे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये प्रश्न पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची, उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें क्या खोजना है? सुमेलित नहीं है। तो यहाँ ध्यान देंगे, वन जो है समवर्ती सूची में सुमेलित है। शेयर बाजार जो है वो समवर्ती सूची में नहीं है, ये संघ सूची में है। ये संघ सूची में, शेयर बाजार जो है वो संघ सूची में है, इसलिए जो बी है इसका बी आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। डाकघर बचत खाता जो है वह संघीय सूची में आती ही है और जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आती है। तो इसकी व्याख्या भी देख लेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 मतलब 45 से 55 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है तथा इसी संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन जो है वो समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में आते हैं। आइए आगे फिर बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2। केंद्र सूची के अंतर्गत क्या आते हैं वो सभी मिलाना है हम लोगों को। केंद्र सूची के अंतर्गत जनसंख्या आता है, ठीक है, तो हम लोग पहला का 3 आंसर हो जाएगा। दूसरा जो हमारा ये है ऑप्शन राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था आ जाएंगे। उसके बाद समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये हमारा राज्य और केंद्र दोनों की ये है सब्जेक्ट है। अवशिष्ट विषय जो है अंतरिक्ष अनुसंधान, ये आपका अवशिष्ट विषय में आएंगे। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। केंद्र सूची जनगणना जो है वो केंद्र सूची के अंतर्गत, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन ही रहती हैं, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान, ये अवशिष्ट विषय में आते हैं। प्रश्न संख्या 26 हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 27। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डालते हैं शिक्षा पर प्रभाव, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय डालते हैं, पंचम अनुसूची डालते हैं, षष्ठम अनुसूची डालते हैं, सप्तम अनुसूची डालते हैं। चलिए इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। इसमें से सभी डालते हैं इस पर प्रभाव, तो उसका व्याख्या हम लोग देखेंगे। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 का 6, 243 का ब में प्रदान की गई है शक्तियाँ और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है।
पंचायत का 243 के 6 के अंतर्गत और नगरपालिका का 243 का ब के अंतर्गत शक्तियों का, प्राधिकारों का एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। ये प्रश्न संख्या 28 देख लेंगे हम लोग। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो है विषयक प्रधान है? मैंने इसका ट्रिक बताया था, 10 से दल, 10 से 10। तो ये 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी कानून का विषय का प्रावधान किया गया है इसमें। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्री के आकार का निर्धारण करना था। उद्देश्य क्या था? दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्य में मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारित करना था। चलिए प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? सिंपल, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये 10वें अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने अभी कर लिया। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, देखिए, दल बदल विरोधी कानून से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल अधिनियम से। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में देखिए, संघ सूची में बैंकिंग तो है ही, बीमा भी है, जनगणना भी आएगा, गैस नहीं आएगा। सिर्फ ये जो गैस है, ये गैस संघ सूची में नहीं आएंगे। तब विकल्पों में दिए गए विषयों में बैंकिंग, बीमा और जनगणना संघ सूची में है, जबकि गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। प्रश्न संख्या 33 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची संबंधित नहीं है कृषि, ठीक है। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे जो है वो संघ सूची से है, जबकि कृषि जो है वो संघ सूची से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 34 देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? 7वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो इसमें शिक्षा का उल्लेख नहीं है, विद्युत का उल्लेख नहीं है, वन का उल्लेख नहीं है, रेलवे पुलिस का जो है व्याख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे शिक्षा, विद्युत, वन एवं वन जो है समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। आइए प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? इसका आंसर हो जाएगा अगेन रेलवे पुलिस। राज्य सूची में कौन सा शामिल है? तो रेलवे पुलिस। आगे बढ़ेंगे। निगम कर और जनगणना जो है वो संघ सूची में है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची में है। प्रश्न संख्या 36, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में है? तो पंचायती राज जो है वो हमारे राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत स्थानीय शासन पंचायती राज एवं का राज्य सूची का विषय माना गया है। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। 37 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया, जो कि भारतीय संविधान की 7वें अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है, दंड प्रक्रिया। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान की 7वीं अनुसूची
की सूची 3 संवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची के में शामिल विषय हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 38। विवाह विच्छेद मतलब तलाक और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये जो है, ये चूँकि ऐसा मामला है जो कि केंद्र और राज्य दोनों की एक फोकस की ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ पर, तो ये संवर्ती सूची में आती है, सूची 3 में, जो कि विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। प्रश्न संख्या 39 हम लोग देखेंगे 39। भारतीय संविधान की 7वीं का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे निर्वाचन से संबंध है। सूची 1 में प्रविष्टि 72 इस तरह से दिए गए हैं। यहाँ पर व्याख्या में पढ़ दे रहा हूँ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग, तथा दूसरी सूची 2 राज्य सूची में की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। सरकारों द्वारा, प्रश्न संख्या 40, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? तो ये जो है आपके 7वीं अनुसूची में है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं सुशुल्क के अधिरोपण का संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित है। अगर किसी का भी सरकार द्वारा कर एवं शुल्क का अधिरोपण करना है तो वो 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है या उल्लेख है। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे हम लोग। भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं कौन विषय जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची के में प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन एवं निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची के द्वारा। याद रखेंगे, वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य सामंथा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के वाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी जो है, राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। प्रश्न संख्या 43। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 5वीं अनुसूची में क्या है वो हम लोग देखते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। सामान्य जो है, तो यहाँ पर भारत के राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। उसी तरह से आसाम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में भी उपबंध 6ठी अनुसूची में है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो है वो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में जो प्रशासन के बारे में उपबंध है वो 6ठी अनुसूची में है। अब 5वीं अनुसूची में भी आपका देखिए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। यहाँ पर ये जनजातियों के बारे में उपबंध है। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए लिए गए हैं?
या किस लिए किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखिए इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 जो है किस राज्य में नहीं लागू होती है, तो मणिपुर में लागू नहीं होती। मणिपुर बहुत ही छोटा सा एक शहर है। 45 जो आंसर होगा इसका हो जाएगा मणिपुर। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कुछ और प्रश्न के। 45 नंबर हो गया। अभी हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्न संख्या 46 का, कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? देखिए ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बी नंबर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर एक और जो है आसाम भी शामिल है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? 6ठी अनुसूची जो है वो किस राज्य में शामिल होती है? तो त्रिपुरा यहाँ पर है, त्रिपुरा में होता है। बाद बाकी तो इसमें मेघालय नहीं है, मिजोरम नहीं है, आसाम नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची एकदम आंख बंद करके पंचायती राज आपका से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन और आर्टिकल 40। संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय हैं। 29 विषय हैं पंचायती राज में, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 49 क्या है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें कुल 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो संविधान के जो कुछ शेड्यूल थे जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया, संविधान के जो भी अनुसूचियाँ थीं उसे हम लोगों ने ऐसे कंप्लीट किया। और मुझे आशा है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और इसे आप स्पीड करके भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये फॉर द पर्पस ऑफ योर रिविज़न। यहाँ पर वीडियो क्वालिटी अगर उतनी अच्छी नहीं आती है तो आप हाई क्वालिटी करके वो मोड चेंज करके आप देख सकते हैं। इसके साथ लाइन बाई लाइन आप जा सकते हैं, या फिर अगर आपको लाइन बाय लाइन देखने का समय नहीं है तो आप ईयरफोन लगा कर इसके ऑडियो को कंप्लीट सुन सकते हैं, जिससे आपका ये रिवाइज हो जाएगा अनुसूचियाँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और आपके कमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि किस तरह से आप और चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, इसलिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।